सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उसी महत्वपूर्ण दिन को आज हम सेलिब्रेट करने के साथ साथ में विचार मंथन करेंगे कि आखिर आज जिस महामानव की पुण्यतिथि मनाई गई, और खाली पुण्यतिथि बसपा समर्थकों के ने नहीं बल्कि तमाम ऐसे सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने साहब मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाई। तो आज उन्हीं के उपलक्ष्य में हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ में आज एडवोकेट जयभीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूँगी। सर, आज एक ऐसे महामानव की जयंती है जिसको कि आज हम देख रहे हैं कि भारत में जो लोग कहीं ना कहीं एक सामाजिक आंदोलन लेके चल रहे हैं, एक धार्मिक आंदोलन लेके चल रहे हैं और साथ साथ में राजनीतिक आंदोलन भी लेके चल रहे हैं, वो लोग भी आज कहीं ना कहीं साहब मान्यवर काशीराम जी की जयंती मना रहे हैं। तो क्या सिर्फ हम जो पुण्यतिथि आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, खाली पुण्यतिथि सेलिब्रेट करने से काम चल जाएगा, या जो सिद्धांत, जो आइडियोलॉजी, जो एक मिशन मूवमेंट का मार्ग उन्होंने दिया उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो सपना उन्होंने देखा उसको सरोकार करने की ज़रूरत है? देखिए, सभी सबसे पहले तो जय भीम नमोदा सभी दर्शकों को। और जो बात आपने कही है, एक शब्द, बहुत खूबसूरत शब्द आपने इस्तेमाल किया है, सेलिब्रेशन। तो आज हम जो है पुण्यतिथि है उनकी, आज के दिन जो है उनका निर्माण हुआ था, प्रेम निर्माण हुआ था। और उस उनकी पुण्यतिथि को हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि लोग जो हैं इस दिन जो है दुख मनाते हैं कि आज के दिन जो है किसी की मृत्यु हुई, तो आज हमारे लिए बड़ा दुख का दिन है, आज हमारे बीच से जो है एक महामानव चला गया। तो इस तरह से यदि हम देखें तो कि एक सेलिब्रेशन का डे कैसे हुआ, इसको सोचने और समझने की आज बहुत भारी आवश्यकता है। क्योंकि आज के दिन जिस महामानव का परिनिर्वाण दिवस आज हम मना रहे हैं, कोई मामूली मानव नहीं था। लोग आते हैं, पैदा होते हैं, पूरी ज़िंदगी जीते हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरा करने के बाद जो है इस दुनिया चले जाते हैं, जिनका कोई नामो निशान उसके बाद जो है बाकी नहीं बचता है। और मात्र परिवार ही उनके जो पुण्यतिथि है उसको मनाता है। लेकिन वहीं महापुरुषों की जो पुण्यतिथि है उसको जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो सभी अच्छी तरह से उसको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो त्याग त्याग समर्पण बलिदान के कारण जो है समाज को कुछ देकर गए। और मान्यवर साहेब कांसीराम जब पैदा हुए तब वो मान्यवर साहेब कांसीराम जी नहीं थे जो आज हमें देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं। वो उस समय नहीं थे। लेकिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन जो है मान्यवर साहेब कांसीराम जी थे। इसीलिए आपने बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, खूबसूरत शब्द है कि सेलिब्रेशन ऑफ द डेथ ऑफ सम ग्रेट पर्सनैलिटीज़। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट है आज हमारे लिए। आज हम वास्तव में सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि आज वास्तव में उन्होंने जो है जो हमें दिया, जो उनके आदर्श थे और जो हमें आज उन्होंने रास्ता दिखाया। राजनीति में इतना खूबसूरत रास्ता दिखाया कि जहाँ पर राजनीति में बहुजन समाज के सामने चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। जहाँ पर कि महाराष्ट्र के लोग ये कहा करते थे कि होत सकत नहीं, होत सकत नहीं। उन्होंने उस होत सकत नाही को होत सकत है में करके तब्दील करके दिखाया। और बहुजन समाज पार्टी को जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री भी दिया। तो ये बहुत बड़ा दिन है आज। सर, दिन की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ साथ में हम जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी ने जिस कारवा को लेकर चले, क्या सही मायने में वो कारवा जो मिशन मूवमेंट के तहत चल रहा था, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं उसमें कुछ फेरबदल हो रहा है? और जिस आइडियोलॉजी को, जिस लाइन को लेके चले थे, उसमें कहीं ना कहीं आज बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं और एलिगेशन भी लग रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं? मैं फिर बार बार कहूंगी कि खाली पुण्यतिथि मना लेना या उनके मनो आइडियोलॉजी को मनोसात करना। देखिए, बहुत अच्छी बात फिर से आपने कही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। और मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जिसको फॉलो किया कोई मामूली पर्सनैलिटी नहीं थी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उनको पढ़ा अच्छी तरह से, उनको समझा। उनको समझने के बाद जो समझ में आया वो बात बहुत खूबसूरत है कि क्या समझ में आया, क्या पढ़ा। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुजन समाज को मार्गदर्शन देते हुए कहा था कि सत्ता वो सभी तालों की चाबी है, समस्याओं की चाबी है, जिससे आपकी सभी समस्याएं हल होने वाली हैं। इसलिए कैप्चर दी पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आके बैठना है आपको या संसद में आके आपको कब्जा करना है। वहीं से आपकी सारी समस्याएं हल होने वाली हैं, जहां पर आप खुद अपनी समस्याओं पर जो गौर करेंगे और उनको हल करने का काम करेंगे। ये बात आज भी लोग जो है मंचों के माध्यम से कहते हैं। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसको केवल मान्यवर कांसीराम जी ने समझा, उसको आज के नेता जो है वो समझने का काम नहीं करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो है गैर राजनीतिक जड़ें। जब तक हम अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम राजनीतिक सत्ता प्राप्त भी कर ली तो उसमें स्थायी तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जिस बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि
भारत के अंदर अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर जाकर देखें तो वहाँ पर जो है दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध है। भारत का इतिहास कुछ नहीं है बल्कि दो संस्कृतियों का युद्ध है। एक तरफ जो है समण संस्कृति है, दूसरी तरफ ब्राह्मण संस्कृति है। तो ब्राह्मण संस्कृति का जो नेतृत्व करने वाली जो संस्था है वो है आरएसएस। अब उसका मुकाबला करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने एक मुहिम चलाई थी, और फिर कांशीराम जी ने जो एक राजनीतिक मुहिम के साथ साथ हमें खाली उनकी राजनीतिक मुहिम दिखाई देती है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो गैर राजनीतिक जड़ों वाली जो बात थी वो दिखाई नहीं देती है कि साहेब मान्यवर कांशीराम जी ने कितनी खूबसूरती से जो है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, जो कि गैर राजनीतिक जड़ों की बात कर रहे हैं, तो उसमें से जो है उन्होंने जो है सामाजिक आंदोलन को आगे करके, सामाजिक आंदोलन करके राजनीति सत्ता को प्राप्त करने का बहुत महत्वकारी कार्य किया। तो इस प्रकार से जो है हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज जो है यदि हमें और आज जो हमारे बहुजन नेता हैं, यदि वास्तव में अभी 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं और बीजेपी को रोकने का दम भर रहे हैं, बीजेपी रोकने का काम कर रहे हैं, सबकी एक कॉमन ये इंटेंशन है, इच्छा है कि हमें जो है आने वाले समय में 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें किसी भी प्रकार से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, उसको सत्ता में नहीं आने देना है। बहुत ही अच्छी बात है और सभी जानते भी हैं, ये सबकी आज जरूरत बनी हुई है। पूरे देश में आज एक ऐसा माहौल भी बना हुआ है, लेकिन क्या हमने जो परम पूज्य बाबा जी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा और जो साहब मान्यवर कांशीराम जी ने किया, करके दिखाया, क्या उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं? क्या हम अपनी गैर राजनीतिक जड़ों पर काम कर रहे हैं? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज जो है जिस भी नेता को देखो, जो अगर जैसे कि बसपा है, एक सिस्टम है, चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी बनाई, एक सिस्टम बना लिया है। एपीआई है, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, सिस्टम बना लिया है। और क्या नाम आपके जो है बामन मेश्राम जी हैं, सिस्टम बना लिया है। तो इन नेताओं की अगर हम बात करें तो इनकी एक घुरी है, इनकी जो राजनीतिक जो आंदोलन कर रहे हैं, राजनीतिक जो काम कर रहे हैं, इनकी एक घुरी है, अपनी घुरी के आसपास काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो नेता बहुजन समाज का होने का दावा करते हैं, अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं, लेकिन अम्बेडकरवाद को जानते नहीं हैं, और मैं कहूँगा कि वो अम्बेडकरवादी नहीं हैं, वे मात्र अम्बेडकर समर्थक हैं। और आज बहुजन समाज को जो है अगर वास्तव में उनको अगर अपनी आंखें खोलनी हैं और अगर ये ज्ञान अगर वो प्राप्त कर लें, इस बात को अच्छी तरह समझ लें, तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो अपने नेताओं को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ नीलम जी कि आज जो नेताओं के हाथ में नहीं होना चाहिए जनता को हैंडल करना। एक बार मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये कहा था, जब उनसे प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपका तो ये वाला नेता भी बिक गया, आपका तो वो नेता भी बिक गया, तो साहब मान्यवर कांशीराम जी ने क्या कहा था कि मैं ऐसा समाज बनाऊंगा जो कि ना बिकने वाला होगा, और इतने नेता पैदा कर दूंगा कि एक बिकेगा, कितने नेता खरीदेंगे ये लोग जो है। तो समझने वाली बात यह है कि जैसी हमारी जनता होगी, पब्लिक होगी, वोटर्स होंगे, जो जैसा हमारा समाज होगा, वैसे ही नेता हमारे बीच में से निकल कर आएंगे। या फिर अगर कोई नेता, जैसे कि आज चंद्रशेखर आज़ाद को हम देख रहे हैं कि बहुत ग्लैमरस हो गया है और बहुत ही मुझको पर ताव देना और ऐसे ऐसे स्टंट मतलब हमें दिखाई देते हैं जो कि हवाई कह सकते हैं, उनको फिल्मी कह सकते हैं। लेकिन सर आज अगर हम वर्तमान में देखें तो यूथ का एक बहुत बड़ा जत्था उनके पीछे है। जी, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज हमें जो है इस बात की भारी ज़रूरत है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे इतना ग्लैमर है, उसको मीडिया भी कवरेज दे रही है, तो हमें उसको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको एक दिशा देने की ज़रूरत है कि बहुजन समाज जो है क्या चाहता है, और बहुजन समाज जो है अपने महान पुरुषों के आदर्श को अच्छी तरह समझता है। इसलिए कहीं पर भी ना तो बहुजन समाज भटकाव में आए और ना अपने नेताओं को भटकने दे। तो आज हमें इस बात पर बहुत ही तल्लीनता से सोचने की जरूरत है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अनुयायी होने का दावा करता है, अम्बेडकरवादी होने की बात करता है, तो कोई भी अम्बेडकरवादी तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक एक बात पर अपनी सहमति न जताए। पहली बात तो सहमति न जताए, सबसे पहली बात यही है। हो सकता है कि फॉलो अप करने में जो है, क्योंकि हर कोई आदमी फॉलो अप करने में जो है 100% तो नहीं हो सकता है, कोई 10% करेगा, कोई 20% करेगा, कोई 50% करेगा, लेकिन एटलीस्ट जो है जो सबसे कम जो अम्बेडकरवादी होने की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कम से कम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किसी भी बात से कोई इनकार ना करे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज ऐसे नेताओं का हुजूम हमें दिखाई देता है जो अपने आप को अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं। अगर कोई अपने आप को अम्बेडकरवादी होने का दावा करता है
और वो कहता है कि मैं जो है बौद्ध धर्म नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अंतिम समय में जो है एक प्रबुद्ध भारत की जो है कल्पना की, बौद्ध में भारत की कल्पना ली, और हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद जो है 14 अक्टूबर सन 1956 को जो है जी बौद्ध धर्म को अपना लिया, ग्रहण कर लिया। अच्छा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन का कोई भी अंश, कोई भी ऐसा पल जो है ऐसा नहीं रहा जो उनके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए रहा हो। उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल जो है अपने समाज को जो है उसका उद्धार करने में उसको लगाया। जी तो अगर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने जीवन का एक एक पल, अपने जीवन की एक एक चीज, हर संपत्ति को बहुजन समाज का उद्धार करने में लगा रहे हैं, तो बहुजन समाज का ये फर्ज बनता है कि बहुजन समाज के लिए जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदेश कर रहे हैं, तो उस बहुजन समाज के लिए उससे बड़ी पत्थर की लकीर कोई नहीं होनी चाहिए। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से क्या कह रहे हैं? लाखों लोग सामने हैं और लाखों लोगों को जो है 22 प्रतिज्ञाएं दिला रहे हैं, और वो हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को ग्रहण करवाने की बात कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा जो है बहुजन समाज के लिए एक संदेश है कि आपको हिंदू धर्म छोड़ना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको बौद्ध धर्म ग्रहण करना है, बौद्ध संस्कृति को आपको समझना है और बौद्ध संस्कृति के अनुसार जो है अपने जीवन को चलाना है। लेकिन अगर जी अगर नीलम जी, कोई भी व्यक्ति मुस्लिम है, कोई भी व्यक्ति जो है सिख है, ईसाई है, और वो कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं जब तक उसको अम्बेडकरवादी मानने के लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं हूँ, जब तक कि वह अपना जो है धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कोई ईसाई है और कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो गलत है। लेकिन कोई ईसाई है और वो कहता है कि मैं अम्बेडकर समर्थक हूँ, तो जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। एक ईसाई होकर, एक मुसलमान होकर, एक सिख होकर, एक जैनी होकर, एक हिंदू होकर आप जो है अम्बेडकर समर्थक हो सकते हैं। आप जो है बाहर से समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप जो है अम्बेडकरवादी अपने आप को नहीं कह सकते हैं। इसीलिए बहुजन समाज को, जो अपने आप को आज अम्बेडकरवादी कहते हैं और जय भीम का नारा लगाते हैं, नीले झंडों में तल्लीन हैं, तो उनको इस बात को, इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अम्बेडकरवाद जो है जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक कि कोई व्यक्ति बौद्ध नहीं बनता, क्योंकि बौद्ध बनने से ही केवल आरएसएस की चूल्हे जलती हैं। आरएसएस को अगर डर लगता है, तो ना तो उसको मुसलमान से डर है, ना ईसाई से डर है, ना सिख से डर है, ना जैनी से डर है, किसी से डर नहीं है। उसको केवल और केवल उन पुरानी जड़ों से डर है जी जो बौद्ध संस्कृति में समाई हुई हैं। कोई भी व्यक्ति जब बौद्ध बन जाता है, बौद्ध विचारधारा को समझ लेता है, तो उसके बाद पलटकर वहां जाने की कोई संभावना नहीं है। एक बौद्ध व्यक्ति जो विचारों से बौद्ध बना है, सोच समझकर बौद्ध बना है, फिर वापस जो है वो ना हिंदू बन सकता है, ना मुस्लिम बन सकता है, ना जैन, ना पारसी, कुछ नहीं बन सकता जो है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अम्बेडकर वादियों को इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जय भीम चिल्लाने से पहले, जय भीम कहने से पहले, और उससे ऊपर अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने से पहले जो है उनको इस बात पर गौर कर लेना चाहिए कि बाबा साहेब ने जो है क्या किया है, क्या नहीं, कहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपने अभी अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर समर्थक दोनों में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताया कि दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन अभी आज का जो दिन है, मैं उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उस दिन पे चर्चा करने के लिए, उस महामानव पे चर्चा करने के लिए आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जितना फ़ोकस हो सके आप साहब बिल्कुल। मान्यवर काशीराम जी पे रखें, क्योंकि बाबा साहब पे तो लगातार हम बात करते रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं विडंबना है आज बहुजन समाज की कि हम बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बहुत सारी विचार गोष्ठी आयोजित करते हैं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं हम देखते हैं कि जिन सिद्धांतों को, जिन विचारों को बहुजन महान पुरुषों ने दिया, उसको आज भी हम मनुसार नीलम जी, करके जी मैंने रहे हैं। मैंने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जी, जी। बात कही है, उसी को मान्यवर साहब कांसीराम जी ने फॉलो अप दिया था। जी। अगर सामाजिक आंदोलन की हम बात कर रहे हैं साहब मानवर कांसीराम जी के, तो उसके साथ में धार्मिक आंदोलन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने नहीं, जो है, जी। अगर आप जो है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर देखते हैं, गौतम बुद्ध के नाम पर जो है बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनके परिनिर्वाण पर जो है बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ पर देखते हैं, बहन कुमारी मायावती को हर संस्कार अपने बौद्ध धर्म से करते हुए देखते हैं, तो वो, ये जो नेता हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनको क्या करना है। जी। हालाँकि अभी जो है राजनीति अगर करनी है नेताओं को, तो उसके लिए जो हमारे समाज की जो अभी स्थिति है, वो सांस्कृतिक जो स्थिति है उनकी सही नहीं है। अभी वो एक खतरे खतरे से खाली नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा समाज अभी हिंदू धर्म की जड़ों में समाया हुआ है।
जब तक कि वहाँ से धीरे धीरे, क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम करना पड़ेगा, आंदोलन का काम है ये राजनीतिक काम ये नहीं है ये। सामाजिक आंदोलन है हाँ, और धार्मिक तो आंदोलन है। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात बाबा साहेब करते हैं, उसी को फॉलो अप जो है कांसीराम जी देते हैं। तो कांसीराम जी का आज हम परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। तो कांसीराम जी के जीवन में जो काम अधूरा रह गया है या जिसे वो पूरा करना चाहते थे जी। साथ के साथ जो है, तो उसको अछूता नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इस बात पर चर्चा की है कि बाबा कांसीराम जी ने जिस बात को फॉलो किया है वो बाबा साहेब की बातें हैं, और बाबा साहेब ने क्या मार्गदर्शन जो है इस देश को दिया है, बहुजन समाज को दिया है। अगर कांसीराम जी ने सत्ता प्राप्त करने का जो हमारा सपना था उसको साकार करके दिखाया है, और आज हम उसको जो है बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं, सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना अपनी गैर रानी जड़ों को मजबूत किए हम जो है कभी भी सत्ता का सुख नहीं भोग सकते हैं। जी। और यही कारण है, नीलम जी बता दूं आपको जो है, कि 4 बार मुख्यमंत्री हमने उत्तर प्रदेश से बना लिया। उसके बाद जो है 2022 का जो चुनाव होता है उसमें मात्र एक सीट पर सिमट कर आते हैं। 2007 में जो है हम फुल फ्लैज सरकार बनाते हैं, और 2022 में जो है जी। मात्र एक सीट पर सिमट कर आते हैं। कारण यही है कि हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं थी, सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं कर पाए हम जो है। हमारा जो धार्मिक आंदोलन था वो पिछड़ गया था, और जो पीढ़ी दर चलता है वो केवल सांस्कृतिक आंदोलन चलता है। आपका जो राजनीतिक आंदोलन है वो एक पीढ़ी में आएगा, अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट हो पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो संस्कृति जो एक बार अगर किसी परिवार में या लोगों के दिमाग में जड़ जमा लेती जी। है, तो वो लगातार जमाई रखती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उदाहरण बताऊंगा मैं आपको नीलम जी, कि आज इस देश का जो मुसलमान है, इस देश का मुसलमान बाहर से आया हुआ मुसलमान नहीं है। कुछ परसेंट, मात्र 1% से भी कम जो मुसलमान हैं वो बाहर से आए हुए और भी जी। मुसलमान कह सकते हैं। बाकी जो मुसलमान हैं इसी देश के दलित या अन्य समाजों से कन्वर्टेड मुसलमान हैं। अब आज उनको जो है आप क्या अगर ये कहते हैं कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तो करते हैं क्या? क्योंकि वो सांस्कृतिक परिवर्तन हो चुका है। जब हम एक बार किसी का सांस्कृतिक परिवर्तन कर देते हैं तो फिर वहाँ से वापसी की जो गुंजाइश है बहुत मुश्किल हो जाती है। आज हम देखते हैं कि हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके जो है ईसाई बनता है, तो वो हिंदू के साथ में अगर ईसाई बन भी गया है तो ईसाई साथ में हिंदू भी है, कोई मतलब जैनी है। संस्कृति संस्कृति हाँ, भाई बिल्कुल फॉलो कर बिल्कुल रहा है, बिल्कुल जो बिल्कुल है बिल्कुल। सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत जी। जरूरी है जी। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से तमाम बहुजन नेता हैं, चाहे वो सामाजिक प्लेटफ़ॉर्म पे देखें हम या धार्मिक प्लेटफ़ॉर्म पे देखें या हम राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म पे देखें, पीड़ा सबके अंदर है। क्योंकि कहीं न कहीं जिस सपने को लेकर बाबा साहब चले या जिस सपने को लेकर साहब मान्यवर काशीराम जी चले, और उन्होंने 4-4 बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सत्ता रही और बहुजन समाज के लोगों ने उसका मज़ा भी चखा, और ख़ासकर जो गरीब तबके के लोग थे, जो सब्ज़ी बेचने वाले थे, झाड़ू लगाने वाले थे या जो रेहड़ी-पटरी लगाने वाले थे, ऐसे लोगों को साहब मान्यवर काशीराम जी ने वो क्या नाम है, मंत्री तक बनाया। तो लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि साहब मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था जो कि बहुत अच्छा था, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही भागीदारी। लेकिन आज क्या बात है कि आज मैं 85% नहीं कहूंगी, बल्कि मैं 95% कहूंगी। 95% भारत देश में बहुजन समाज की संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कहाँ कमियां हैं कि 15% लोग, 15 भी नहीं बचे, कि खाली 5% लोग बचे जो आज इस देश के इतने बड़े तबके पर राज करें। तो कहीं ना कहीं क्या कमियां लगती हैं आपको? देखिए नीलम जी, मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो राजनीतिक आंदोलन था वो एमएलए एमपी बनने का नहीं था, जी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का नहीं था, बल्कि बनाने का था। बनाने का। जब कोई आदमी इतना बड़ा त्याग करता है कि अपने पूरे परिवार को छोड़ता है, अपने रिश्ते नाते तोड़कर आता है, और तब भी वह जो है एमएलए एमपी बनने के लिए काम नहीं करता, बल्कि एमएलए एमपी समाज को बनाने का काम करता है। जी। तो आज मैं बार बार जो है कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, आज जितने भी जो हमें आज कोई इधर नेतागिरी कर रहा है, कोई उधर नेतागिरी कर रहा है, एक मंच इधर सजा हुआ है, दूसरा मंच उधर लगा हुआ है, ये सारे जो मंच चल रहे हैं ये खुद के नेता बनने के लिए, खुद एमएलए एमपी बनने के लिए, खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम में डालकर किसी आदमी को जो है वो एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाएंगे, बल्कि उनके पास केवल और केवल अपने लिए ही सिस्टम है। जब तक कि ये जो नेता हैं, सबसे पहले तो मान्यवर साहब कांसीराम जी की तरह जो है इन्हें त्याग, समर्पण और बलिदान करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि एक ऐसे संघ की जरूरत है, संगठन तो बहुत सारे हैं। सर बिल्कुल, मैं माफ़ी चाहूँगी हाँ अगर बीच में आपको टोकूँ, क्योंकि आज मैं सुबह से लगातार सोशल मीडिया पर एक चीज़ देख रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में चली है। लोग साहब मान्यवर काशीराम जी के आज परिनिर्वाण दिवस पर जिस तरह से मतलब अपने अपने तरीके से शब्द लिख रहे हैं, और खासकर सर जो उनके संकल्प थे, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि आज जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा सुबह से लेके अब तक शाम हो चुकी है, जो उनके संकल्प थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं अब कभी भी घर लौटकर नहीं जाऊंगा, मैंने सर पे कफन बांध लिया है,
मेरा अब कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई सामाजिक मतलब परिवार नहीं है, मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे संकल्प थे जिससे कि बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा भी ली। लेकिन सर आज वो संकल्प सिर्फ़ सोशल मीडिया पर तो प्रचारित-प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन सही मायने में अगर हम धरातल पर देखें या व्यावहारिक तौर पर देखें, तो वो संकल्प कहीं न कहीं मैं खुद मेरा आकलन है वो खोखले दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता नहीं है कि बहुजन समाज के तमाम लोगों को खाली सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि उसको व्यावहारिकता में भी उतारने की ज़रूरत है, तभी हम सही रूप में देखिए सामान्य वर्ग नीलम जी, काशीराम जी के सपने को पूरा कर पाएँगे? भारत के जो लोग हैं और विशेष तौर पर बहुजन समाज के जो लोग हैं, जी, अनगाइडेड हैं और भटके हुए लोग हैं। अगर इनको जो है केजरीवाल जी नायक फ़िल्म दिखाई देते हैं बार-बार जो है, तो दिल्ली में उस नायक फ़िल्म के आधार पर पूरा बहुजन सरकार बन समाज जो जाती है है। उनको वोट डाल के आता है और उनको जो है दिल्ली का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। पंजाब में जिताकर जो है उनको सत्ता सौंप देता है। और इसी तर्ज पर जो है आज हमारे जो नेता हैं वो ग्लैमरस को देख रहे हैं, और ग्लैमरस के कारण जो भीड़ उनके पीछे है वो ग्लैमरस के कारण ग्लैमर के कारण है। और शेरो शायरी कर रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। तो ये जो डायलॉगिंग है, डायलॉगिंग को अगर आप समझें जी, और उनकी डायलॉग को सुने, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद दिखाया जाता है कि सामने जो भीड़ है उसको जो है एक एग्रेशन देना, उसके मन मस्तिष्क को जो प्रभावित करना, और उसको ये बताना कि बस मैं ही तुम्हारा नेता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। लेकिन अगर उनकी जो है कार्यशैली को देखें, अगर उनके जो काम हैं उनके रिजल्ट्स को देखें, तो हमें वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा शून्य दिखाई देता है। वहाँ हमें कोई काम दिखाई नहीं देता। अब जितना भी आज का जो बहुजन युवा है, जिस कारण से वो अगर मैं सीधे-सीधे तौर पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करूँ, मेरी दुश्मनी नहीं है उनसे, मैं उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो उसके कुछ मायने हैं। जी, उनको सुधारवादी जी, दृष्टिकोण से ले बिल्कुल, जी, बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि वो जो है उस चीज़ को समझें, समझने का काम करें और समझने के बाद जो है अपनी दिशा को जो है बहुजन बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे पास, और इस पर भी मैं चर्चा करूँगा अभी जो है कि बहुजन बुद्धिजीवी वर्ग का जो है क्या काम होना चाहिए। आज जिस तरह से बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी अपने आप को कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी में फिट करने की कोशिश कर रहा है, एक एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए। तो बुद्धिजीवी वर्ग का जो है ये वाला काम नहीं है, बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग का काम है एमएलए और एमपी बनाने का काम, जो जी, सबसे बड़ा मेन काम जो है। और उसके जब एमएलए, एमपी बन जाएँगे, यानी कि हम लोकसभा में जब लोगों को भेजना शुरू कर शुरू देंगे, कर तो देंगे। लोकसभा में भेजने के बाद लोगों को जब हम लोकसभा में भेजेंगे, तो उनकी शक्ति के कारण हमें एक शक्ति मिलती है, उस शक्ति से पैदा हुई शक्ति। तो वो शक्ति जो हमें राज्यसभा में मिलती है। तो राज्यसभा में शक्ति जो मिलती है वो नॉमिनेट करने के लिए मिलती है, जहाँ पर कि सीधे जाते हैं। बिल्कुल, तो राज्यसभा को इसीलिए उच्च सदन कहा गया है, और वहाँ पर जो है पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ही जाते हैं जो है। जो कोई भी पार्टी है, जो उसको लोकसभा में शक्ति मिली है, जो उसको क्या नाम है वहाँ पे नॉमिनेट जो करने प्रेसिडेंट के लिए, मिला जी, है लोकसभा में, उसके कारण जो राज्यसभा में भेजने के लिए सदस्य जो मिलते हैं, वो इसी कारण मिलते हैं कि आप अपने बुद्धिजीवी वर्ग को जो है, जो उसको आप समझते हैं, उसको आप वहाँ भेजिए। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको इस बात के लिए काम करना चाहिए कि हमें राज्यसभा में जाना है, हमें जो है विधान परिषदों में जाना है, एमएलसी वगैरह बनना है, हमें जो है विधायक नहीं बनना है। हमें वो काम करना है जो कि इस देश को जिसकी ज़रूरत है, जिसको बहुत सख्त ज़रूरत है कि जहाँ पे कि इस देश को गाइड करने की बात आए। तो जी, इसीलिए जो है नीलम जी आज हम देख रहे हैं कि जो आज हम ग्लैमर को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो पीछे जो भीड़ है, वो भीड़ बेसिकली जो है उनके जो डायलॉग्स हैं, उन पर ज़्यादा मतलब डायलॉग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, डायलॉग तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन डायलॉग जो है इस तरीके के हैं जो ग्लैमरस हैं, जो मन मस्तिष्क पर एक प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन आज तक जो है मैं अगर बात कहूँ कि जो मरने-मारने की जो बात करते हैं, वो मेरी समझ से बाहर बात है। आंदोलन माननीय साहब कांसी रंजन ने भी किए, लेकिन वो सारे आंदोलन जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन थे। वो छोटे-छोटे मुद्दों पर आंदोलन नहीं थे। जी, लेकिन अभी अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो आंदोलन देखें, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जो है दिखाई देता है हमें प्रताड़ित हो गया है और उसको मीडिया ने हाइलाइट कर दिया है, तो वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ पर जो है वो बड़े-बड़े बातें या बड़े-बड़े वादे करने का काम करते हैं। जबकि वहाँ पर कोई उसमें राष्ट्रीयता नहीं है। ऐसी घटनाएँ जो है रोज़ घटित हो रही हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमारे समाज पर हज़ारों, लाखों की संख्या में रोज़ अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं पर हम जो है रोज़ नहीं जा सकते हैं। आपके जो है मुद्दे जो हैं नेशनल मुद्दे होने चाहिए। आपका मुद्दा होना चाहिए, रिज़र्वेशन का होना चाहिए, संविधान का होना चाहिए, और आपका जो है लोकतंत्र का होना चाहिए, ईवीएम का होना चाहिए। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिनसे कि हम प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरीके से संविधान को जो है उसमें बदलाव किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, सेंगोल की स्थापना हुई है संसद में जो है, ये जो लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, उनका जो ह्रास किया जा रहा है, ये मुद्दे जो हैं इनके होने चाहिए।
लेकिन वही बात है ना कि इन मुद्दों की तरफ जो है अब ग्लैमर का ज़माना है। अब लोगों को जो है ये मुद्दे समझ में नहीं आते हैं। लोगों को समझ में आते हैं कि अगर किसी परिवार के साथ में जाकर जो है चंद्रशेखर जी 2 मिनट बैठ गए हैं, तो वहाँ पर वो परिवार सोचता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। उस परिवार की संवेदनाएँ फिर बिल्कुल, बिल्कुल। समाज भी उसको देखता है कि हाँ, बहुत बड़ा काम कर दिया, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उस रोड की लड़ाई पर मूँछों को ताव देने के बाद मुझे आज तक एक ऐसा उदाहरण नहीं मिला है, जहाँ से कि बहुजन समाज में ये हिम्मत आ सके कि हाँ, अब हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकेगा। लेकिन सर बहुजन बहुजन समाज के जो तमाम युवा हैं, क्योंकि बहुत सारे युवाओं से मिलना-जुलना होता है, चर्चा होती है, वो ये कहते हैं कि हमने जब से मतलब भीम आर्मी जॉइन किया है, जब से चंद्रशेखर आया है, तब से ही सही मायने में हमने मिशन मूवमेंट को समझा है, उससे पहले मतलब लोग बताते नहीं थे। तो इस बात में कितनी सत्यता आप देखते हैं? मुझे तो आज तक जो है मैंने बहुत से लोगों से चर्चा की है, जो कि भीम आर्मी में जॉइन की है। एक प्रश्न का जवाब उनसे नहीं मिलता है। कैडर क्या है? कैडर नाम की चीज़ नहीं जानते हैं। अम्बेडकरवाद क्या है? वो नहीं जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब किसी ने पढ़ रखी हो, एक दिखाई नहीं देता मुझे जो है। और उनका जो शैक्षणिक लेवल है, बहुत डाउन है। सर सर पढ़ाई-लिखाई में उनका बिल्कुल। ध्यान नहीं है। साहब मान्यवर काशीराम जी ने एक बात कही थी कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया किसी भी बहुजन व्यक्ति के युवा को या नेता को दिखाने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे, उसका बढ़-चढ़ के गुणगान करना लगे, तो समझ जाना चाहिए। तो वो शब्द क्या थे सर? आगे आप ही बता दीजिए। देखिए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो चमचाई लिखी है, उसमें बहुत बड़ी खूबसूरती से जो उन्होंने बात कही है कि जब-जब आपके समाज की राजनीतिक शक्ति जो है इकट्ठी होने लगेगी, उसका ध्रुवीकरण होने लगेगा, केंद्रीकरण होने लगेगा, तब-तब जो है दुश्मन जो है आपकी शक्ति को विकेंद्रित करने के लिए, खंडित करने के लिए आपके ही बीच से एक कमज़ोर बहुत ज़्यादा क्या नाम है कमज़ोर नेतृत्व निकालेगा, ढूँढ के लाएगा और उसको आपके सामने खड़ा कर देगा। इतिहास में भी हमने देखा है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को राजनीति में मात देने के लिए हमारे ही समाज से बाबू जगजीवन राम जी को लेकर आए जी। और क्रिकेटर बालू को लेकर आए। तो क्रिकेटर बालू जो है अब क्या राजनीति जानता था, कितना पढ़ा लिखा था। अब उसके सामने अगर परम पूज्य बाबा साहब चुनाव हार रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के जो वोटर हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। ग्लैमरस सोचा ना कि क्रिकेटर की जो पहचान है, वो क्रिकेट खेलने के कारण है, प्रशंसक हैं। बाकी जो संसद में जाके जो है वो कुछ काम कर पाएगा। और आज हम देखते हैं गौतम गंभीर जो है सांसद हैं दिल्ली से, और वो जाकर जो अभी वर्ल्ड कप में जो कमेंट्री कर रहे हैं, कमांडर कर तो वो मतलब ही जहाँ संसद का सत्र चालू है वहाँ पर जो है कमेंट्री कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जो है संसद में आते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन वो वहाँ से नदारद रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। तो समझ सकते हैं कि ग्लैमरस चेहरा दिखाकर जो है आप जो है चुनाव तो जीत सकते हैं, और ऐसी ऐसी शख्सियत को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे शख्सियत को आप चुनाव हरा भी सकते हैं, लेकिन इस देश का कुछ कल्याण हो पाएगा, भला हो पाएगा, उसकी उम्मीद नहीं है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है, मैं मेरे पास कोई अभी प्रमाण नहीं है कि वो आरएसएस का एजेंट है या बीजेपी का एजेंट है। मैं क्यों कहूँ ये बात? मैं ये बात कहने के बजाय मैं बिल्कुल सीधी और पॉजिटिव दिशा में बढ़ता हूँ कि उसको अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कवर कर रही है, वो एक बहुत बड़ा नेता बन रहा है, तो हमें चाहिए कि उसको हम पॉजिटिवली जो है उसको एनकैश करें। अब चंद्रशेखर आज़ाद जो है एक सिस्टम देने का काम करे बहुजन समाज को, लेकिन समस्या यही है कि लगातार बातें करने के बाद भी कोई सिस्टम, आज चंद्रशेखर आज़ाद से अगर ये पूछो कि आपने जो है एएसपी बनाई है, आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, और वो आपने जो है बसपा के होने के बाद बनाई है, तो या इसका मतलब ये हुआ कि बसपा के अंदर कुछ कमियां हैं, बुराइयां हैं, जिनके कारण आपको जो है असपा बनानी पड़ी। तो आप वो बताइए कि उसके अंदर क्या बुराइयां थी जिनको आपने दूर किया, और किस तरह से दूर किया, उनका इलाज क्या किया कि आपकी पार्टी में वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि असपा के अंदर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा वहाँ लग रहा है। तो वो जो पैसा है वो आम जनता का पैसा नहीं है, वो चंदे का पैसा नहीं है। जैसे मानव साहब कांशीराम जी कहते थे कि एक वोट एक एक नोट, नंबर। तो वो वाली राजनीति नहीं है। वो बहुत बड़े बड़े फाइनेंसर्स वहाँ आ गए हैं, और जो फाइनेंसर वहाँ पे आ रहे हैं वो दबाव बनाएंगे। दबाव बनाए किस चीज़ का, भाई चुनाव लड़ो और हमें टिकट दो या हमारे इशारे पे टिकट दो। तो जो आम आदमी है अभी एक दो चुनाव इनको जीतने दो, उसके बाद वही चालू हो जाएगा फिर दोबारा से जो है। आप यहाँ से ज़मीनी स्तर से बिना पैसे से चुनाव लड़ने की जो राजनीति है, उसकी जो आपने पृष्ठभूमि तैयार करनी है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कोई सिस्टम आप जो समाज को नहीं दे पा रहे हैं। समाज को जो है आज बहुत भारी ज़रूरत है एक सिस्टम की। जी। जिस बात पर जो है कोई भी नेता काम नहीं कर रहा, ये मेरी पीड़ा का विषय बना हुआ है। आज बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग मेरे को दिखाई देता है, बुद्धिजीवी लोग दिखाई देते हैं,
जो मंचों पर जाते हैं, समाज की पीड़ा को चिल्लाने का काम करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग जो है इकट्ठा मिलकर जो एक संघ का निर्माण कर लें, अपने आप को संघ में डेडिकेट कर लें। अभी बड़ा उदाहरण है लक्ष्मण यादव जी का। लक्ष्मण यादव जी ने हालांकि ये घोषणा नहीं की है कि सर उन्होंने अभी सपा ज्वाइन कर ली है, जी लेकिन अब वो सपा के मंच पर पहुंच गए हैं। तो सीधी सी बात है कि अभी उन्होंने घोषणा इसलिए नहीं करी है, पहले वो सुन लें बहुजन समाज के लोगों से कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या बोलते हैं वो उनके बारे में। लेकिन सर राजनीति में जाना ये तो हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल डिसीजन है कि वो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करे, कौन सी को ना करे। लेकिन अगर वो अपने आप को बार बार मंच के माध्यम से अगर अम्बेडकरवादी कहते हैं तो उन्हें जो है उस अपने समाज की तरफ देखना चाहिए। लेकिन सर क्या अम्बेडकरवादी होने का मतलब यही है कि वो बसपा ज्वाइन करे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अम्बेडकरवादी होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बसपा ही ज्वाइन करे, लेकिन अम्बेडकरवादी होने का ये जरूर मतलब है कि वो अपने समाज के लिए वो काम करे जो समाज को जो है अच्छी दिशा में ले जाने का काम लेकिन करे। प्रोफेसर लक्ष्मण जी की बात करी आपने, वो तो तमाम मंचों पर जाते हैं, सामाजिक क्रांति की बातें करते हैं, बहुजन समाज को एकजुट होने देखिए, की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लक्ष्मण लोहिया जी की का बातें एक करते हैं। डायलॉग जो है वो बहुत बार मंचों से देते हैं कि जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो संसद जाती है। जी तो अब ये बताइए मुझे, मैं बुद्धिजीवी वर्ग से ये सवाल करता हूँ कि क्या ये अम्बेडकरवाद है, क्या ये अम्बेडकरवादी स्टेटमेंट है, क्या ये बाबा साहेब की जो बातें हैं, जो विचार हैं, क्या उनसे इत्तेफाक रखता है? परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और मानव साहब कांशीराम जी क्या बात कहते हैं? वो ये जो बात है, ये क्या आप जो है, ये आप कहने का मतलब ये है कि सड़कें जब वीरान हो जाती हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि सड़कों पर हमेशा आंदोलन होते रहना चाहिए है? अगर सड़कों पर हमेशा आंदोलन होता रहना चाहिए, यानी कि आपकी विचारधारा की ही सरकार अगर संसद में चल रही है, तब आप क्या करेंगे? तब फिर दूसरे आंदोलन करेंगे। और जब ये सड़क जो है घिरी रहेंगी आंदोलनों से जो है, तो अराजकता का माहौल जो है देश में बना रहेगा। आपके पास एक सिस्टम है कि 5 साल के लिए कोई भी सरकार चुनी जाती है, कोई भी नेता जो है 5 साल के लिए ही चुना जाता है, उसके बाद जो है आपके पास फिर दोबारा से पावर आती है उसको हटाने की। तो आप जो बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, आपका काम ये होना चाहिए कि आप समाज के बीच में जाएं। आप मंचों पर जाते हैं तो वहां पर समाज सुधारने का काम कीजिए कि किस तरीके से वोट करना चाहिए, किसको वोट करना चाहिए, उनको आप एजुकेट करने का काम कीजिए। आप जब पॉलिटिकली एजुकेट कीजिए, उनको ग्लैमरस जो वर्ल्ड है, जो ग्लैमर की दुनिया है, उससे बाहर लाने का काम कीजिए। आप चलिए उसको बौद्धिक बनाइए। ठीक है सर, आज की चर्चा काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि साथियों मैं ज़्यादा लंबी चर्चा इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आज मैं गोरखपुर में हूँ, कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो उसी के लिए मैं आई हूँ। सुबह पहुँच गई थी गोरखपुर में, लेकिन मैंने समझा कि आज साहब मान्यवर काशीराम जी का जो पुण्यतिथि है उस पर चर्चा की जाए, और आज समाज में क्या हो रहा है, समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, या जो बहुजन समाज आइडियोलॉजी से आने वाले लोग हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खाली हमें महान पुरुषों की विचारधारा को उसको सोशल मीडिया पर ही प्रचारित नहीं करना है, बल्कि उसको मनोसात करके जन जन तक प्रचारित करना है, और व्यवहारिक रूप से तो उसको बिल्कुल हमें मनोसात करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, कई चीज़ों को लेकर चर्चा की, लेकिन हम आगे भी आपके साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब आप लोग समाज में काम करते हैं, धरातल पर काम करते हैं, तो धरातल पर जो जो ओरिजिनल सिचुएशन होती है वो निकल कर आती है। क्योंकि मंचों से तो हम अक्सर वही चीज़ें देखते हैं कि भीड़ भी वही होती है जो ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ जानती है, जी बिल्कुल। और मंच पर वक्तागण भी वही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट के प्रति मतलब जागरूक होते हैं। तो साथियों, आपको असली सच्चाई सही मायने में ज़मीन पर दिखाई देगी, या उस व्यक्ति के घर में दिखाई देगी जो मिशन मूवमेंट के मंचों तक नहीं पहुंच पाता है, या जो किसी जनसभा में नहीं जा पाता है, या सिर्फ वो खाली वोट देने के लिए जाता है। तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तो आज मैं आप सबसे विदा लूंगी, और एक बार फिर से समस्त देशवासियों को साहब मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि की बहुत बहुत बधाई हो, मंगल कामनाएं हो। और मंगल कामना मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस बहुजन समाज ने साहब काशीराम जी को साहब मान्यवर काशीराम बनाया और एक महान नेता बनाया, और खासकर अगर मैं कहूँ कि 21वीं सदी का कोई नायक है तो वो साहब मान्यवर काशीराम है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।